अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग लाहौर। मैं हूं मुनीबा आसिफ और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम जागो लाहौर। जनाब, आज हमारी और आपकी इस हफ्ते की आखिरी मुलाकात है क्योंकि वीकेंड स्टार्ट हो गया है और उम्मीद करती हूं कि आप सब लोगों का ये हफ्ता बहुत अच्छे अंदाज में गुजरा होगा और आप बहुत अच्छे अंदाज में अपनी जिंदगी भी गुजार रहे होंगे। आज भी हम कोशिश करेंगे कि प्रोग्राम को लाइटर नोट पर रखें ताकि आपका वीकेंड भी खुशगवार गुजर जाए, क्योंकि वीकेंड पे किसी की ये दिल नहीं करता कि बहुत ही हैवी किस्म की टॉपिक्स डिस्कशन हो। लाइटर नोट पर गुफ्तगू होनी चाहिए। तो जनाब, हम भी आज का जो प्रोग्राम का फॉर्मेट है इसी लिहाज से आपके लिए लेकर आए हैं कि थोड़ी सी गपशप हो और लाइटर नोट पर हो ताकि आप भी बेजार ना हो जाए। तो जनाब, आ जाइए स्क्रीन के सामने। हमने बहुत सारी बातें करनी है और आप तक बहुत सारी इंफॉर्मेशन भी पहुंचानी है, कुछ जरूरी और अहम मौजू पर डिस्कस भी करेंगे। तो चले बढ़ते हैं अपने प्रोग्राम की तरफ। उधर नफ्सियाती पेचीदगी का एक वाकया मुल्तान में भी पेश आया है, जहां एक साइकेट्रिस्ट बाप ने घरेलू झगड़े पर अपनी साइकेट्रिस्ट बेटी को कत्ल कर दिया, जिससे मुआशरे में खौफ की लहर दौड़ गई है। दूसरों का इलाज करने वाले अगर ऐसे मसाइल का शिकार हैं तो डिप्रेशन का शिकार आम इंसान कहाँ जाएगा। इसी हवाले से हमने आज के शो में बात करनी है। हमारे साथ मौजूद हैं हुमा असलम हैं जो साइकेट्रिस्ट हैं। हुमा, मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? थैंक यू वेरी मच। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक ठाक। हुमा, ये जो वाकया मुल्तान में पेश आया है, साइकेट्रिस्ट बाप ने अपनी ही बेटी को, जो साइकेट्रिस्ट ही है, उसको ही कत्ल कर दिया है। तो ये एक बहुत ही खौफनाक एक वाकया है मेरे ख्याल से, और दर्दनाक भी है कि जो खुद माहिर नफ्सियात हैं, जो लोगों का इलाज करते हैं, वही इस डिप्रेशन से और इस बीमारी से गुजर रहे हैं। तो जो दूसरे लोग हैं वो इससे क्या अखज़ करेंगे? अच्छा, ये बहुत ही ट्रैजिक इंसिडेंट है, लेकिन इसमें हमें ये बात समझने की ज़रूरत है कि जो माहिर नफ्सियात हैं या डॉक्टर हैं वो पहले इंसान हैं। एग्जैक्टली। जिस तरह एक कार्डियोलॉजिस्ट को हार्ट अटैक हो सकता है, एक नेफ्रोलॉजिस्ट को गुर्दों का मसला हो सकता है, इसी तरह एक साइकाइट्रिस्ट को नफ्सियाती मसाइल हो सकते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ नफ्सियाती मसाइल को पहले ही बहुत ज़्यादा स्टिग्मेटाइजेशन का सामना रहता है। हमारे यहाँ बहुत लोगों के नेगेटिव एटीट्यूड्स होते हैं टुवर्ड्स मेंटल हेल्थ इश्यूज़। तो एक साइकाइट्रिस्ट को अगर इस तरह के कुछ मेंटल हेल्थ इश्यूज़ का सामना है तो वो ये बात करने से घबराता है कि अगर मैंने कह दिया तो लोग तो मुझे कहेंगे कि तुम तो खुद इलाज करते हो लोगों का, तुम्हें कैसे इस तरह के मसाइल हो सकते हैं। तो हमें ये बात समझने की ज़रूरत है। ये जो इंसिडेंट हुआ ये कहीं से भी जस्टिफाइबल नहीं है। ये एक नॉर्मल बंदा नहीं कर सकता, ठीक है। इसका मतलब है कोई सिग्निफिकेंट इश्यूज चल रहे थे, मेंटल हेल्थ इश्यूज चल रहे थे जो एड्रेस नहीं हो सके। बेटी को मारा है और उसके बाद खुद भी खुदकुशी कर ली। एग्जैक्टली। तो इतने सिग्निफिकेंट मेंटल हेल्थ इश्यूज चल रहे थे जो अनएड्रेसेबल थे, जो एड्रेस ही नहीं हुए थे, और अगर उनको एड्रेस कर लिया जाता तो शायद ये इंसिडेंट ना होता। तो इसमें हमारे मुआशरे में मेंटल हेल्थ के बारे में अवेयरनेस की बहुत ज़रूरत है और ये बात जानने की ज़रूरत है कि डॉक्टर भी इंसान होते हैं और डॉक्टर्स को भी मसाइल पेश आ सकते हैं। लेकिन हुमा, अगर देखा जाए तो एक जो डिप्रेशन का मरीज है वो तो ये सोचेगा ना कि अगर माहिर नफ्सियात ही खुद पर काबू नहीं पा सका तो ये हमारा क्या इलाज करेगा? जी, उसमें यही मैं बात समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि माहिर नफ्सियात पहले इंसान है। पहले एक इंसान है। वो डॉक्टर बनने से पहले एक इंसान है। उनको भी मसाइल का सामना हो सकता है। उनकी जिंदगी भी एक नॉर्मल जिस तरह जिंदगी है, उनकी जिंदगी में भी बहुत सारे स्ट्रेसफुल इंसिडेंट्स होते हैं जिसकी वजह से वो डिप्रेशन की तरफ जा सकते हैं, एंजाइटी की तरफ जा सकते हैं। तो ये एक नॉर्मल चीजें हैं। उनके जहन में भी इतना शिद्दत वाला रवैया किस तरह आ जाता है? मतलब हम इतनी एक्सट्रीम पर किस तरह चले जाते हैं? देखें, जब स्वेयर डिप्रेशन होता है तो देखा गया है कि 15% लोग जो स्वेयर डिप्रेशन का शिकार होते हैं वो खुदकुशी की तरफ जाते हैं। तो जब आप स्वेयर डिप्रेशन में होते हैं या डिफरेंट मेंटल इलनेसेस हैं, उसमें आपको ऐसे ख्यालात आ सकते हैं कि आप अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर दें या अपने आसपास के लोगों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। ये ख्यालात आते हैं और आप ऐसी अटेम्प्ट्स भी कर सकते हैं। इसलिए मेंटल हेल्थ इश्यूज़ को अर्ली एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है। इनके बारे में अवेयरनेस क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है ताकि इनको अर्ली एड्रेस किया जा सके और लोग खुल के इस बारे में बात कर सके। एक डॉक्टर या एक मेंटल हेल्थ इश्यूज़ को जो डील कर रहा है, जैसे हम लोग डॉक्टर हैं तो हमें पागलों के डॉक्टर कहा जाता है। कंसल्टेंट साइकाइट्रिस्ट को बेसिकली पागलों के डॉक्टर कहा जाता है। तो अगर मैं ही बात करूं कि मुझे कुछ इस तरह के इश्यूज हैं तो लोग कहते हैं कि पागलों का इलाज करते करते खुद पागल हो गए। तो मतलब इतना स्टिग्मेटाइजिंग एटीट्यूड है तो लोग बात नहीं करते, फिर बात भी नहीं करते और जाते भी नहीं डॉक्टर के पास कि हम कहेंगे, लोग हमें कहेंगे ये पागल है इसलिए जा रहा है। ये तो वो खुद दवाइयाँ ले रहा है, ये दूसरों का क्या इलाज करेगा। इस तरह के जो स्टेटमेंट्स हैं वो देने से गुरेज करना चाहिए।
ऑफ कोर्स ये जो पेंडेमिक का इशू हुआ था उसके बाद मेंटल हेल्थ इश्यूज सिग्निफिकेंटली रेज किए हैं, बहुत ज्यादा हुआ है। और उसके बाद डॉक्टर्स में एक बर्नआउट वाला एलिमेंट भी है कि डॉक्टर्स के पास पेशेंट्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, और फिर कुछ उनके अपनी पर्सनल लाइफ के भी स्ट्रेसेस होते हैं जो कि उनके डिप्रेशन को बढ़ा सकते हैं, उनकी एंग्जाइटी को बढ़ा सकते हैं, और फिर सिचुएशन इस पॉइंट तक पहुंच सकती है। तो वही बात कि मेंटल हेल्थ के बारे में अवेयरनेस क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है, और इनको अर्ली एड्रेस करना ज़रूरी है, क्योंकि ये डिप्रेशन और एंग्जाइटी ट्रीटेबल इश्यूज हैं। ये हम ये कह सकते हैं कि मेंटल हेल्थ किसी की भी इफेक्ट हो सकती है, वो चाहे डॉक्टर हो, वो चाहे मरीज हो। मेंटल हेल्थ तो मेंटल हेल्थ एग्जैक्टली, केमिकल इम्बैलेंस किसी का भी खराब हो सकता है, और स्ट्रेसफुल इवेंट्स किसी के लाइफ में भी हो रहे होते हैं। तो किसी का साइकाइट्रिस्ट होना, किसी का माहिर अमराज नफ्सियात होना, ये गारंटी नहीं करता कि उसको मेंटल हेल्थ इश्यूज नहीं होंगे। इसी तरह जिस तरह कोई कार्डियोलॉजिस्ट है या कोई गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट है, उसको डायबिटीज हो सकती है, कार्डियोलॉजिस्ट को हार्ट इश्यूज हो सकते हैं, क्योंकि ये आपके अपने कंट्रोल में नहीं होता। बिल्कुल ऐसे बस इसके बारे में, क्योंकि मेंटल हेल्थ इश्यूज को स्टिग्मेटाइज किया जाता है, तो इसके बारे में अवेयरनेस क्रिएट करनी जरूरी है, ताकि अगर किसी को डॉक्टर को या किसी प्रोफेशनल को ऐसे इश्यूज है तो वो बात कर सके बाकी प्रोफेशनल से। बिल्कुल ऐसी है। हुमा, हमने एक और भी वीडियो देखी जो बहुत ज्यादा इंटरनेट की जीनत बनी हुई है, जिसमें दो खवातीन हैं, कैफे की मालिक हैं, और वो अपने मैनेजर को बुलाती हैं और अंग्रेजी पर बहुत ज्यादा तनकीद की गई है कि वो उसको कॉम्प्लेक्स का शिकार हो गया वो बंदा। तो हम क्या अगर इस साइड पर आए उस वाकये से निकलकर, तो क्या कहती है, मतलब अंग्रेजी अगर बोलेंगे तो हम लोग इस दुनिया में रह सकते हैं, या फिर ये कह लें कि अंग्रेज चले गए और अंग्रेजी हमारे सर पर छोड़ गए हैं? ब्रिटिश कॉलोनाइजेशन का एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट ये हम पे आया है, हम उस चीज़ से निकल ही नहीं पाए अभी तक। लेकिन अब जो मैं देखती हूँ, हमारे यहाँ इंटेलिजेंस को मेजर किया जाता है, जिसको अच्छी अंग्रेजी बोलनी आती है वो इंटेलिजेंट है, वो पढ़ा लिखा है, वो अच्छी सोशल क्लास से बिलोंग करता है। ये 3-4 चीजें जो अच्छी इंग्लिश बोल रहा होता है हम अपने माइंड में बना लेते हैं, ठीक है। जहाँ अगर जॉब सेक्टर में अप्लाई किया जाए तो जॉब्स में ये क्राइटेरिया रखा जाता है कि जिसको इंग्लिश अच्छी बोलनी आती है उसको जॉब मिल जाती है। और आजकल लोगों का फिर फोकस किस पे है कि इंग्लिश बोलनी आनी चाहिए। इंग्लिश सिर्फ हमारे यहाँ लैंग्वेज नहीं है, ये एक स्टेटस सिंबल है, ये एक ऑब्सेशन है कि ये होगी, ये चीज, ये मेन क्राइटेरिया है। किसी भी अगर आपने कहीं भी आगे जाना है तो आपको आगे जाना है, आपका अच्छा रिश्ता होना है या कुछ भी होना है, आप यूनिवर्सिटी जाना है, स्कूल जाना है, तो ये एक बहुत ज्यादा मेरे ख्याल से स्टिग्मा भी इसको कह सकते हैं आप, कि लोग इसको बहुत ज्यादा हाइप दे रहे हैं। एग्जैक्टली, और हम लोग ही दे रहे हैं, हम सब दे रहे हैं इसको। और फिर हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है जिसमें 2 सेग्रीगेशंस बनी हुई हैं, एक है पब्लिक सेक्टर जो कि गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, जहाँ पे एक प्राइवेट सेक्टर है। प्राइवेट सेक्टर में इवन इतना ज्यादा इंग्लिश को किया जाता है, प्रमोट किया जाता है कि वहाँ पे उर्दू बोलना, उर्दू पे बात करने पे फाइन होता है। और फिर इंग्लिश में आपने बात करनी है, इंग्लिश में पढ़ाई करनी है, और ये एक फख्र की बात समझी जाती है कि अगर किसी को उर्दू अच्छी नहीं बोलनी आती और इंग्लिश अच्छी बोलनी आती है तो ये एक काबिल फख्र बात समझी जाती है। तो ये जिस मुआशरे में इतना ज़्यादा इंग्लिश के बारे में ऑब्सेशन हो, तो और ये एक फॉरेन लैंग्वेज है, ये हमारी अपनी लैंग्वेज नहीं है। बिल्कुल सेम अगर हम कल्चर की भी बात करें तो हम फॉरेन कल्चर से ज़्यादा इम्प्रेस होते हैं। तो हम अगर अपनी चीज़ों को ओन नहीं करेंगे तो हम कहीं भी स्टैंड नहीं करेंगे। तो ये रवैया हुमा जन्म ही क्यों लेता है? मतलब हमारे अंदर इतना कूट के भर चुका है ये रवैया कि हम इसको शायद निकाल ही नहीं पा रहे। इसलिए कि हर जगह पे अब ये चीज नजर आ रही है। अगर अब किसी ने जॉब अच्छी लेनी है तो उसे इंग्लिश अच्छी आनी चाहिए। हमारे जहन से ये डिस्क्रिमिनेशन खत्म होनी चाहिए कि इंग्लिश सिर्फ एक लैंग्वेज है, इंग्लिश एक जुबान है, एक कम्युनिकेशन का जरिया है। आप बाहर चले जाए ना, आप बाहर किसी यूनिवर्सिटी में, वहाँ पे वो लोग बॉदर ही नहीं करते। वो चाइनीज वाला टूटी फूटी इंग्लिश बोल रहा होगा, स्पेनिश वो लफ्ज जोड़ के बोल रहा होगा, लेकिन दे डोंट माइंड। यहाँ तो हमारे यहाँ जज किया जाता है उसको, अगर कोई गलत थोड़ी बहुत इंग्लिश बोल देता है उसको प्रॉपरली असैसिनेट किया जाता है कि इसको तुम पढ़े लिखे नहीं हो, तुम किस स्कूल से पढ़े हुए हो, तुम्हें इंग्लिश नहीं बोलनी आती। मतलब इंग्लिश को ही हर चीज़ का क्राइटेरिया बनाया जाता है। तो हमें सबसे पहले इंडिविजुअल लेवल पे चेंज लाने, हमें ये समझने की ज़रूरत है कि इंग्लिश सिर्फ एक लैंग्वेज है, ये इंटेलिजेंस मेजर करने का टूल नहीं है। ये किसी के ये नहीं बताता है कि कोई पढ़ा लिखा है या नहीं पढ़ा लिखा। हमें एक ये कम्युनिकेट करने का एक जरिया है, और इससे किसी की इंटेलेक्ट लेवल जज नहीं होता, किसी की क्लास जज नहीं होती। तो इस चीज को हमने पहले अपने अंदर लाना है, ऐसे ही और फिर ही हम उन बच्चों की तरबियत कर सकेंगे, उन बच्चों को बता सकेंगे, क्योंकि ये तो हम बचपन से ही बच्चे के अंदर इनकलकेट कर रहे हैं, बच्चे के जहन में डाल रहे हैं।
इंग्लिश तुम्हें आएगी तो तुम पढ़े लिखे हो, इंग्लिश तुम्हें आएगी तो तुम्हारा स्टेटस ऊंचा होगा, तुम्हें अच्छी जॉब मिल सकेगी। ये तो हम खुद डाल रहे हैं, ये हम लोगों ने खुद बना लिया हुआ है, एक माइंडसेट ऐसा बना लिया हुआ है कि हमारे मुआशरे में तकसीम हो गए हैं, हम खुद तकसीम होकर रह गए हैं। हमारे साथ डॉक्टर हुमा असलम मौजूद थी, हमें बता रही थी कि हम किस तरह तकसीम होकर रह गए, हमारा मुआशरा तकसीम होकर रह गया है। डॉक्टर हुमा, मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने हमें बड़ी अच्छी अच्छी टिप्स दी हैं। जनाब, आपने भी वो वीडियो ज़रूर देखी होगी और तनकीद का निशाना भी बनाया होगा उस वीडियो को, क्योंकि ये हम मुआशरा जिस साइड पर जा रहा है हम वो नहीं है। हमें अपनी शख्सियत बाहर निकालनी है। कोई इंग्लिश बोलता है तो इसका ये मतलब नहीं कि वो आपसे सुपीरियर है, नहीं, ऐसा नहीं है। हम सब बराबर हैं। अगर हम उर्दू बोलते हैं तो वो हमारी मदर ज़बान है, हमारी ज़बान है, हमने उसको ही आगे लेकर जाना है। अगर हम बाहर जाते हैं तो हम उनकी जाके ज़बान सीखते हैं। क्यों? क्योंकि हमें वहां पर रहना पड़ता है। और अगर हम पाकिस्तान में रहते हैं तो हमें अपनी ज़बान के साथ ही आगे बढ़ना है। तो जनाब, और भी बहुत बहुत से मजे के सेगमेंट्स हैं हमारे पास, क्योंकि आज वीकेंड है और हमने लाइटेड नोट पर ये प्रोग्राम आपके लिए तैयार किया है। मिलते हैं इस छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, खुशामदीद तो जागो लाहौर। आप लोगों ने नाश्ता वाश्ता कर लिया ही होगा, आई नो। और क्या खाया है आपने, क्या नाश्ता किया है? आज वीकेंड है तो इस बारे में हमें जरूर बताइएगा। आप हमारे फेसबुक पेज पर जाके हमें बता सकते हैं कि आपने क्या खाया है और क्या पिया है। तो जनाब, आगे बढ़ना है हमने और शोबिस की न्यूज कुछ शामिल कर लें। आपको पता है कि जहां में धूम है हमारी, और जी हाँ, पाकिस्तान के एक और फनकार को बेहतरीन सलाहियतों के एतराफ में फ्रांस के आला अवार्ड से नवाजा गया है। तो ये फनकार है मारूफ आर्टिस्ट और अदाकार जमाल शाह, जिन्हें उनकी फनी खिदमात की बना पर फ्रांस का नाइट अवार्ड बराए ऑर्डर ऑफ आर्टिस्ट दिया गया है। और जमाल शाह को ये अवार्ड पाकिस्तानी कल्चर की खिदमत और दो तरफा ताल्लुकात को बेहतर करने पर दिया गया है। और मजीद भी आपको बताती चलूं कि ये फ्रांसीसी अवार्ड 1957 से फनी दुनिया में आला खिदमात फराहम करने वाली शख्सियत को दिया जा रहा है। हमारी तरफ से जमाल शाह को मुबारकबाद पेश करते हैं हम, पूरी टीम हमारी तरफ से लाहौर न्यूज की। और ये साबित करने के लिए भी उनको मुबारकबाद पेश की जाती है कि पाकिस्तानी दुनिया में किसी शोबे में बाकी दुनिया से पीछे नहीं हम रह गए हैं जनाब। और हमारी जो मीडिया इंडस्ट्री है वो बढ़ती जा रही है और हमारे लिए एजाज ही एजाज लेकर आ रहे हैं। और ये एक और एजाज है जो जमाल शाह ने हमारे लिए, हमारे नाम किया है, पाकिस्तान के नाम किया है, और हम उनको मुबारकबाद पेश करते हैं जनाब। आगे बढ़ना है और हमने अब बात करनी है एक्सरसाइज के हवाले से। सुबह सुबह का वक्त है और आपको पता है कि सुबह सुबह का जो वक्त है वो एक्सरसाइज के लिए बड़ा ही मुफीद है, क्योंकि पूरा दिन आप लोगों ने काम करना होता है। और हमारे अगर सुबह सुबह ही मसल जो है वो एक्टिव हो जाएंगे तो हमारा पूरा दिन ही बहुत ज्यादा एक्टिव गुजरता है। तो आज हमने रहमान अब्बास से कुछ नई टिप्स सीखनी है और वो हमें बताएंगे बाइसेप्स और ट्राइसेप्स के हवाले से कि उनको किस तरह हम बना सकते हैं और इस हवाले से कौन कौन सी जो एक्सरसाइज है वो हम घर बैठकर कर सकते हैं। तो रहमान अब्बास, बताइएगा आज कौन सी आसान टिप्स हैं आपके पास? अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ रहमान अब्बास, फिटनेस एक्सपर्ट। बॉडी के बारे में तो हम बताते रहते हैं, लेकिन बॉडी बनने के साथ साथ अगर बाइसेप ना बने तो बात गलत है। क्योंकि अगर हमने टी शर्ट्स पहनी है, सूट पहनना है, तो बाजू कमज़ोर हों या शेप ना हो तो ये भी गलत है। तो हम अपने प्रोग्राम में आपको बताएंगे कि कौन सी बेसिक एक्सरसाइज है और उनकी टेक्निक्स क्या है बाइसेप बनाने के लिए, क्योंकि बाइसेप के साथ आपके फोर आर्म भी स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि टेक्निक एक्सरसाइज तो हम देखते रहते हैं, लेकिन टेक्निक क्या रखी जाए। फर्स्ट एक्सरसाइज इफेक्टिव एक्सरसाइज, जिसके लिए आपको बार चाहिए या फिक्स जो भी है वेट ट्रेनिंग के लिए आप जिम में इजी होगा। इसमें पोजीशन क्या रखनी है, जितने भी आपके शोल्डर वाइड हैं उतनी पोजीशन आपने ग्रिप करनी है। एंगल से मैं दिखा रहा हूं, आपने बाइसेप को फिक्स कर लेना है। उसके बाद आपने मूवमेंट स्टार्ट करनी है स्लोली। आपने एल्बो अप नहीं करनी, ये मूवमेंट रॉन्ग है। बाइसेप फिक्स्ड, देन स्लोली डाउन स्ट्रेच, स्लोली डाउन स्ट्रेच। अगर ये रॉन्ग मूवमेंट मैं आपको बताने लगा हूं, नॉर्मली लोग ये करते हैं। अब इसको अगर आप स्लो में देखें तो मेरा एल्बो अप हो रहा है, ये रॉन्ग है। बाइसेप फिक्स्ड, देन स्लोली डाउन, स्लोली डाउन,
15 रैप्स आपने लगाने हैं, तब जाके बाइसेप बंद। कहा जाता है कि सर हम लगाते रहे हैं लेकिन हमें कोई ऐसा चेंज फील नहीं हुआ ना, बाइसेप बड़े हुए बल्कि उल्टा श्रिंक हो गया मसल। तो रॉन्ग पोजीशन में लगाओगे तो ऐसा ही होगा। अब इसको राइट पोजीशन में दोबारा मैं आपको बताता हूं। शोल्डर पोजीशन ग्रिप, आर्म स्ट्रेट स्टिफ, बाइसेप फिक्स्ड, देन हाफ रेंज इसको आपने लगाना है। बाइसेप को आपने मूव नहीं करना, उसको आपने रॉन्ग मूवमेंट देंगे कभी भी नहीं बनेगा, चाहे आप जितना मर्जी वेट लगा लें। वेट चाहे कम हो लेकिन परफेक्शन फर्स्ट है, वो आपने करना है तभी चेंज होगा। उसके बाद सेकंड एक्सरसाइज आपने उसी बार पे आपने करनी है, बाइसेप फिक्स्ड, देन हाफ रेंज में इसको अप साइड होल्ड फॉर 5 सेकेंड, देन स्लोली डाउन होल्ड। अब इसको साइड पोजीशन पे अप, स्लोली डाउन, अप, स्लोली डाउन। 3 सेट्स 15 रैप्स 30 सेकेंड ब्रेक के साथ आपने करने हैं। ये इफेक्टिव एक्सरसाइज है बिगर बाइसेप के लिए, क्योंकि बाइसेप बनाने के लिए आपके ट्राइसेप मसल्स, ट्राइसेप्स और बाइसेप इनर आउटर ये स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। कौन सी एक्सरसाइज है जिनसे हमें ज्यादा फायदा मिल सकता है। उसके बाद आपको डंबल्स चाहिए, लेकिन एकदम बहुत ज्यादा जोश नहीं खाना कि बहुत हैवी लेके आप बाइसेप लगाई जा रहे हो, और गलत है। इसकी पोजीशन आपको डंबल मिडल ग्रिप करें, बाइसेप फिक्स्ड करें, और इसकी मूवमेंट मैं साइड से दिखाने लगा। नॉर्मली क्या करते हैं, रॉन्ग, इसको इनसाइड चेस्ट पे ले आए, ये रॉन्ग है, कभी भी बाइसेप नहीं बनेगा। इसकी मूवमेंट स्लो मोशन में मैं दिखाता हूँ। आप जाना है, देन थोड़ा सा आपने टर्न करना है, देन स्लोली डाउन मूवमेंट, स्लोली डाउन मूवमेंट, स्लोली डाउन। आप इसको एक रिदम से 1 2 3 4 5, ये जब तक परफेक्शन नहीं होगी बाइसेप कभी भी नहीं बनेगा, चाहे आप जितना मर्जी वर्कआउट करें। परफेक्शन चाहे 2 किलो के साथ है, 5 किलो के साथ है या 20 किलो के साथ है, लेकिन परफेक्शन होना बहुत ज़रूरी है। राइट टू लेफ्ट मूवमेंट आपने करना है स्लो मोशन में, रॉन्ग नहीं करना। ये दबा दब किए जा रहे हैं, पता नहीं है, एल्बो अप है, तो कभी बाइसेप नहीं बनेगा। डंबल को आपने हैमर शेप में टर्न करना है, साइड पोज में मैं दिखाता हूँ, देन स्लोली डाउन हाफ रेंज, स्लोली डाउन हाफ रेंज। अब इसका बेनिफिट ये है कि आपके ट्राइसेप मसल भी अफेक्ट होंगे, आपके फोर आर्म मसल भी अफेक्ट होंगे। इसका अफेक्ट सारा बाइसेप फर्स्ट, सेकंड आपके ट्राइसेप, थर्ड आपके फोर आर्म्स मसल। स्लोली मूवमेंट, क्योंकि डिफरेंट एक्सरसाइज है, 100 डिफरेंट टाइप्स की एक्सरसाइज है, लेकिन हर एक्सरसाइज का फायदा नहीं है, इनकी डिफरेंट स्टेजेस है। आप बिगनर करते हो, इंटरमीडिएट करते हो, एडवांस करते हो, प्रो एडवांस करते हो। आप बिगनर लेवल प्रो एडवांस पकड़ के ट्रेनिंग करना शुरू कर देगा, कभी भी चेंज नहीं होगा। ये इफेक्टिव एक्सरसाइज, इसको आप ट्वाइस अ वीक आप करें, बाइसेप में इनक्रेडिबल चेंज आना शुरू हो जाएगा। कंफर्म बता रहा हूँ। फिर आपने मुझे बताना कि सर हमारे बाइसेप में चेंजेस आ रही हैं, बहुत चेंज हो गया, बहुत स्ट्रांग हो गया, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ऐसा बताऊँ जो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हो। जनाब, देखा आपने, रहमान अब्बास ने हमें बहुत ही मुफीद और आसान सी टिप्स बताई हैं कि हम किस तरह घर बैठकर, खासतौर पर आप लोग बाइसेप्स और ट्राइसेप्स बना सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि कोरोना की वजह से हम लोग बाहर नहीं निकल पा रहे, हमारी आउटडोर एक्टिविटीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा मुतासर हुई हैं, और जिम्स भी मेरे ख्याल से बंद हैं, क्योंकि मैं तो अभी जाती नहीं, मैं अभी घर पर ही एक्सरसाइज कर लेती हूँ, रहमान अब्बास की टिप्स का फ़ायदा उठाती हूँ। तो जनाब, आपने भी अगर घर में रहकर टिप्स करनी है और इस तरह का एक्सरसाइज करनी है तो आप रहमान अब्बास को ज़रूर शुक्रिया अदा कीजिएगा। तो जनाब, हमने आगे बढ़ना है और आपको बताना है कि मौजूदा हुकूमत के दौर में नौजवानों को बहुत फोकस किया जाता है, और हो भी क्यों ना, क्योंकि ये नौजवान ही आखिर हमारा मुस्तकबिल हैं, और इन नौजवानों के लिए कामयाब नौजवान जैसे प्रोग्राम डिज़ाइन किए गए हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान की अगर बात की जाए तो बहुत दफ़ा नौजवानों को अपनी कायदाना सलाहियतें उजागर करने का पैगाम देते हैं। इनसे पहले भी हुकूमतें नौजवानों के हवाले से बहुत से मंसूबों का ऐलान करती रही, लेकिन यहाँ एक मसला ये भी है, और वो मसला ये है कि ऐलानात कर दिए जाते हैं, लेकिन नौजवानों को
कर्जे और स्कॉलरशिप्स भी दे दी जाती हैं, लेकिन उनकी सलाहियतें निखारने में या नई स्किल्स डेवलपमेंट में कोई भी इकदामात नहीं उठाए जाते। ऐसे में नौजवान क्या करे, वो अपनी सलाहियतें कैसे निखारे, वो अपने अंदर कायदाना सलाहियतें कैसे पैदा करे। बात करते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अदील मुमताज हैं, जो माहिर तालीम भी हैं और नौजवानों की सलाहियतें उजागर करने में मेंटोर का किरदार भी निभाते हैं। सर, मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, आज हमने बात करनी नौजवानों के हवाले से कि उनको जब डिग्रियां मिल जाती हैं, बाहर आते हैं, लेकिन उनको नौकरियां नहीं मिलती। नौकरियां इसलिए नहीं मिलती क्योंकि उनके पास इतने वसाइल नहीं होते। मेरे ख्याल से मार्केट में उस हिसाब से नौकरियां होती नहीं है, लेकिन उनके अंदर जो स्किल्स हैं वो नहीं डेवलप किए जाते। डिग्रियां तो पकड़ा दी जाती हैं, लेकिन स्किल्स डेवलप करना मेरे ख्याल से ज्यादा इंपॉर्टेंट है उनके लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बात आपकी ठीक है कि स्किल्स जो है वो ऑब्वियसली उनको सपोर्ट करती हैं, उनको हेल्प करती हैं, बट हमें हमेशा तमाम चीज़ों को हॉलिस्टिकली देखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ डिग्रीज की ही वजह से उनको बहुत अच्छी जॉब्स नहीं मिल पाती। हमारे मुल्क में इस वक्त जो एक डेवलपमेंट का जो रेशो है, जो ग्रोथ का रेशो है, वो भी ऑब्वियसली बहुत कम है, जिस वजह से अपॉर्चुनिटीज कम है। लेकिन इसका मतलब हरगिज ये नहीं है कि नौजवान हाथ पे हाथ रख के बैठ जाए और वो हमेशा इसी बात का रोना रोते रहे कि जी जॉब्स नहीं है, अपॉर्चुनिटीज नहीं है। तो इन्हीं सारे मसाइल के बावजूद बहुत सारे नौजवान बेहतरीन तरीके से परफॉर्म भी कर रहे हैं, और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स की भी ये जिम्मेदारी बनती है कि वो सिर्फ डिग्री नहीं बल्कि जो प्रैक्टिकल लाइफ में जाके उन बच्चों को जो चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे उनके लिए प्रिपेयर किया जाए। इसी तरह वालिदैन की ये जिम्मेदारी बनती है। हमारे यहाँ तो हम बच्चों को बहुत छोटी सी उम्र में काम पे लगा देते हैं, या हम अपने बच्चों को इतना पैम्पर्ड कर लेते हैं कि वो 25-26 साल की एज तक भी हम उनको इसके लिए प्रिपेयर नहीं करते कि आपकी प्रैक्टिकल लाइफ के क्या चैलेंजेस हैं। तो ना सिर्फ तालीमी इदारों की जिम्मेदारी है बल्कि इसके साथ साथ वालिदैन की, और सबसे बढ़कर उन बच्चों की अपनी भी जिम्मेदारी है कि उनको इस एज में आके, जब वो 22 साल 24 साल 25 साल की एज में प्रैक्टिकल लाइफ में आ रहे होते हैं और उन्होंने मास्टर्स डिग्री या BS किया होता है, तो उनको ज़रूर इस बात का इदराक हासिल करना चाहिए कि अल्लाह पाक ने उनको इतनी सलाहियतें दे के भेजा है। अगर उसको ठीक तरीके से बरूए कार ही लाने में कामयाब नहीं होते तो सबसे बड़ा फेलियर उस नौजवान का है। अच्छा। वालिदैन की तो प्रॉब्लम होगी ही होगी, हमारे एजुकेशन सिस्टम की प्रॉब्लम अपनी जगह। ये भी देखा जाता है कि उनको ऐसी स्किल्स ही नहीं सिखाई जाती कि वो बाहर निकलकर नौकरी की बजाय अपना काम कर सके। देखिए, ये हमें दोनों एंगल से देखना पड़ेगा। अगर मुझे कोई चीज नहीं सिखा रहा तो मेरी भी तो कोई जिम्मेदारी है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो एक बात तो ठीक है, हम तो ये कहते हैं ना, हम पढ़ने जा रहे हैं तो हमें वहीं से सीखना है और हम पैसे भी दे रहे हैं। नहीं, वो बात ठीक है, बिल्कुल पैसे ही दे जा रहे हैं, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये देखना है कि मेरी कामयाबी या मेरी नाकामी का सबसे बड़ा जिम्मेदार कौन होगा? मेरी अपनी जात होगी, और सबसे पहले उसका बेनिफिट या सबसे पहले उसका जो लॉस होगा वो मेरी अपनी जात का होगा। तो एक तो ये जानना बहुत जरूरी है, और ग्रेजुअली तालीमी इदारों को इम्प्रूव करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। और इसी के लिए आप ये देखिए कि जब तक तालीमी इदारों के आजकल बड़े अच्छे अच्छे यूनिवर्सिटीज काम कर रही है, मतलब अगर मैं अपने तालीमी इदारे की बात करता हूँ तो हम वहाँ पे भी अपॉर्चुनिटीज दे रहे हैं उन बच्चों को। जो बच्चे मैंने देखा अपने पिछले 20-22 साल एक्सपीरियंस के अंदर कि जिन बच्चों को हम छोटे छोटे टास्क देते हैं, लाइक क्लास का प्रॉक्टर बना देते हैं, लाइक क्लास में हम उनको कहते हैं कि स्टेज पे आए, डिबेट करें, उनकी जो इंटरपर्सनल स्किल्स है, उनकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स है, प्रॉब्लम सॉल्विंग है, उनका जो प्रॉब्लम हैंडलिंग है, और ये सब चीजें, क्रिएटिविटी है, उनकी जो एक क्रिटिकल थिंकिंग है, एनालिटिकल अप्रोच है। तो जब इन चीज़ों पे हम काम कर रहे हैं तो ये बड़े छोटे छोटे टास्क से करना पड़ता है। ये तालीमी इदारों की जिम्मेदारी भी है, ये घर में वालिदैन की जिम्मेदारी भी है, और ये हुकूमत की जिम्मेदारी भी है, और सबसे बढ़कर उस नौजवान की अपनी जिम्मेदारी भी है कि उसको अपनी लाइफ के अंदर अपना कोई टारगेट सेट करके उसके मुताबिक अपनी प्रिपरेशन करना पड़ेगी। सर, कैसे वो अपनी कायदाना सलाहियत निखारे? क्योंकि ऑब्वियसली हर तरफ मसाइल ही मसाइल हैं, घर वाले इतना उसको करते नहीं है कि तुम ये साइड पे करो। तालीमी इदारों की अगर बात की जाए, वहाँ पर ऐसा कोई स्किल सिखाया नहीं जाता, तो फिर खुद वो किस तरह अपने आप को इम्प्रूव कर सकता है, या वो ये जान सकता है कि मेरे अंदर ये स्किल है? देखिए, आज जो यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं, अगर फॉर एग्जांपल मैं आप ही की बात करता हूँ या फॉर एग्जांपल मैं अपनी बात करता हूँ, मेरा ताल्लुक रहीमिया खान से है जी। मैं लाहौर में हेली कॉलेज ऑफ कॉमर्स में पढ़ने आया और वहीं पे मेरे 4-5 साल गुजरे। उसी सिस्टम में से लोग निकलते हैं। देखिए, अगर हम हमेशा ये रोना रोते रहेंगे ना कि मुझे तालीमी इदारे नहीं सिखाया, तो शायद हम कभी भी नहीं सीख पाएंगे। ये दोनों एंगल्स पे काम करने की जरूरत है। मैं तालीमी इदारों को बरी जिम्मा नहीं कर रहा। एज एन एजुकेशनिस्ट, जैसे मैं एक इदारे को हेड करता हूँ तो मैं खुद बरी जिम्मा नहीं हो रहा, लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है
कि आप खुद अपने लिए क्या कर रहे हैं। मतलब कोई वो कहते हैं ना कि प्यासा जो है उसको कुएं के पास जाना पड़ता है, कुआं प्यासे के पास नहीं आता। लेकिन उसको किस तरह झिंझोड़े, नौजवान नस्ल को वो नहीं समझती ना, उनको किस तरह कहें कि आपके अंदर भी सलाहियतें हैं जिनको सिर्फ आपने निकालना है या एनहांस करना है। इसमें देखें, इसमें एक तो असातिज़ा का बहुत अहम किरदार है कि असातिज़ा उनको मोटिवेट करें। ठीक है। और इसमें एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम जो है वो हमारे एजुकेशन सिस्टम का है, हमारे टेस्टिंग सिस्टम का है। हमारा टेस्टिंग सिस्टम जो है उसको मेमोरी को इम्प्रूव करने के लिए मजबूर करता है, उसको स्किल्स इम्प्रूव करने के लिए मजबूर नहीं करता। और ये टेस्टिंग सिस्टम की वजह से है। अगर हम जब तक अपने टेस्टिंग सिस्टम को इम्प्रूव नहीं करेंगे, अपने असातिज़ा को, मतलब लाइक फॉर एग्जांपल एक छोटी सी एग्जांपल मैं आपसे शेयर करता हूँ कि हम अपने तालीमी इदारे में जिन असातिज़ा को इंडक्ट करते हैं, हम ये ज़रूर देखते हैं कि ये तालीम के साथ साथ इन्होंने कभी लाइफ में कोई ग्राउंड में कुछ परफॉर्म किया, कभी कुछ स्टेज पे परफॉर्म किया, इनकी इंटरपर्सनल स्किल्स कैसी हैं, इनकी मोटिवेशन करने वाली स्किल्स कैसी हैं। क्योंकि ऐसे असातिज़ा कराम जो हैं वो बच्चों के अंदर एक मोटिवेशन, पॉजिटिविटी पैदा करने का बस है। दूसरी तरफ आते हैं हम अपने स्टूडेंट्स की तरफ। आज के दौर में जितनी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, आज से पिछले दौर में कभी भी अवेलेबल नहीं। बिल्कुल ऐसी है। हमें आज मालूम है कि जैक मा जो है उसने कम एज में कैसे परफॉर्म किया। हमें ये मालूम है कि जो नवाजिश मोइन अली जो है उसने कैसे परफॉर्म किया। आज हमें मालूम है कि लोग कैसे तेजी से परफॉर्म कर रहे हैं कम एज में। बिल्कुल ऐसे। तो अगर हम उनको स्टडी करेंगे, अगर ये नौजवान बच्चे जो हैं वो किताबें पढ़ेंगे, उनके बारे में डिजिटल जो हमारे पास गैजेट्स हैं उन पे इंफॉर्मेशन लेंगे, तो मैं ही समझता हूँ कि वो अच्छे तरीके से सामने आ सकते हैं। और फिर कोई काम करने में आर नहीं समझना चाहिए। हमारा इस बच्चे का प्रॉब्लम पता क्या है, MBA करके निकलता है, वो कहता है कि मुझे एक साथ में ही 60-70 हज़ार 80 हज़ार रुपए की जॉब मिल जाए, या मैं कोई ऐसा बिजनेस करूं कि सुबह ही मेरे पास ऑडी गाड़ी हो और मेरे पास सब कुछ हो जाए। वो काम पे फोकस नहीं कर रहा, वो उस काम से ज्यादा इस बात पे फोकस कर रहा है कि मुझे इसके अगेंस्ट मिलेगा क्या। ऐसे होता नहीं है। जब तक आप अपने काम पे फोकस नहीं करते, उसके अगेंस्ट आपको रिजल्ट भी कभी उस लेवल के नहीं मिलते। तो क्या आपको लगता है कि एंटरप्रेन्योरशिप जैसे आजकल बहुत ज्यादा है, तो वो इस मसले का हल बन सकती है नौजवानों के? बिल्कुल बन सकती है, और यही एक हल है। क्यों हम अपने बच्चे को हमेशा ये कहते हैं कि तुमने जॉब ही करनी है। बिल्कुल। और मैं समझता हूँ कि इस मुल्क का क्या, कोई भी जो डेवलपिंग नेशंस हैं, वो डेवलप्ड नेशंस में जाने के लिए जो एक बेहतरीन रास्ता है वो एंटरप्रेन्योरशिप। बिल्कुल ऐसे। आप छोटे छोटे बिजनेसेस और ग्रेजुअली आपकी वो चीज़ें इतना इम्प्रूव हो जाती हैं कि आप उसको एक्सपोर्ट में ले जा सकते हैं, आप अपने मामलात के अंदर ले आ सकते हैं। मतलब आप रिसेंटली हमें ऐसे ऐसे बर्गर शॉप्स के आइडियाज़ देखने को मिलते हैं, ऐसे ऐसे कैफ़े के शॉप्स के आइडियाज़ देखने को मिलते हैं जो बड़ी कम एज के बच्चों ने बनाए हुए हैं और बड़े ज़बरदस्त चल रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि एंटरप्रेन्योर इसका एक बेहतरीन हल है। क्योंकि इस वक्त जो एग्जिस्टिंग सूरत हाल है, इस सूरत हाल में हैरान कुन नंबर है कि इस वक्त पाकिस्तान जो है इसमें ऑलमोस्ट 65% आबादी जो है वो यंग जनरेशन की है, जो 15-16 से 30 साल की एज में है। और उनमें से अगर हम मेल को देखते हैं तो 54 और 60 के करीब मेल का लिटरेसी रेट है, 40 to 45 के करीब फीमेल का लिटरेसी रेट है। तो आप अंदाजा करें हमने पहले ही कितना सारा लूज कर दिया कि ऑलरेडी पढ़ के कम निकल रहे हैं। फिर उनमें से भी जो कम निकल रहे हैं, उनमें से भी कम लोगों को जो है ग्रोथ रेट कम होने की वजह से पाकिस्तान का जॉब की अपॉर्चुनिटीज कम मिल रही हैं, कम मिलती हैं। और मेरे ख्याल से सर हमारे यहाँ पे माहौल ऐसा है या रिवाज ऐसा है कि आपने डिग्री के बाद सिर्फ जॉब ही करनी है, आपने अपना काम नहीं करना, आप अपना बिजनेस नहीं कर सकते। शायद हमारे में हमें वो इनबिल्ट नहीं है, हमारे अंदर एतमाद नहीं है अपने ऊपर। शायद नहीं एतमाद नहीं, हम ना एक मादरत के साथ हम इस चक्कर में पड़ गए कि मेरे पास जब तक बहुत ज्यादा करोड़ों में पैसे नहीं होंगे मैं कोई बिजनेस नहीं करूंगा, या मेरे पास सारी चीजें पूरी हो। दुनिया के जितने बड़े बिजनेसेस हैं वो छोटे छोटे कमरों से शुरू हुए हैं और वो आज फॉर्च्यून कंपनीज के अंदर कन्वर्ट हो गए हैं। कोई दुनिया का फॉर्च्यून कंपनीज के अंदर ऐसा कोई बिजनेस नहीं है जो अरबों रुपए करोड़ों रुपए से शुरू हुआ हो, वो हजारों लाखों से शुरू होता है। और वो क्योंकि हमेशा आइडियाज जो है वो प्रिवेल करते हैं, हमेशा जो है वो आपकी जो डायरेक्शंस हैं वो प्रिवेल करती हैं। तो ये बच्चों को आपके तवज्जो से मैं ये जरूर पैगाम देना चाहूंगा कि बिल्कुल इस बात का इंतजार मत करें कि हमारे पास वो बड़ी उर्दू की एक मिसाल बनी हुई है ना कि जब तक 9 मन तेल नहीं होगा राधा भी नहीं नाचेगी। तो 9 मन तेल पूरा होने का इंतजार ना करें। जो भी अपॉर्चुनिटीज हैं उसके अंदर डेडिकेशन के साथ, हार्डवर्क के साथ और
जो आप जब तक आपका लर्निंग प्रोसेस चलता रहेगा आप आगे बढ़ते रहेंगे। लेकिन सर यहाँ पे वोकेशनल ट्रेनिंग की अगर बात कर ली जाए तो बड़ी आर समझी जाती है कि हम लोग जैसे कि इलेक्ट्रिशियन का अगर बात कर ली जाए, प्लम्बर की, इनको छोटा काम समझा जाता है। इनको सीखने में आर क्यों लगती है, हमें क्यों महसूस, शर्मिंदगी क्यों महसूस होती है? क्योंकि हम है तो काम ही ना ये भी। ठीक बात है, क्योंकि जब हम किसी से ये काम करवा रहे होते हैं तो हमें लगता है कि यार शायद ये इस मुआशरे का माजरत के साथ कोई सेकंड या थर्ड क्लास लेवल का है। तो फिर जब हमें खुद वो करने का सोचना पड़ता है तो हमें फौरी तौर पे ये ख्याल आता नहीं ये तो क्लास ठीक नहीं है, मुझे इस क्लास में नहीं जाना चाहिए। हालांकि डेवलप्ड नेशंस के अंदर जो स्किल्ड लेबर है वो सबसे ज़्यादा पैसे कमाती है। आज यूके में, यूएसए में बस ड्राइवर्स बहुत ज़्यादा जॉब वाले लोगों से बहुत तगड़े पैसे जो हैं वो वहाँ कमा रहे होते हैं। हमारे मुल्क में माजरत के साथ काम की इस वक्त इज्जत नहीं है। हमारे मुल्क में इज्जत है बिलोंगिंग्स की, गैजेट्स की, ये पहनता क्या है, इसके पास गाड़ी क्या है, इसका बिजनेस क्या है। और पहला सवाल जो होता है हमारे सराउंडिंग में वही होता है आप रहते कहाँ हैं, आपके बच्चे कहाँ पढ़ते हैं, और हाँ स्टेटस से ज्यादा फजूल में। तो उस वजह से ये हो रहा है कि हमें ये आर लग रहा है और इसके अगेंस्ट हमें जो पैसे मिल रहे हैं वो बहुत थोड़े हैं। तो हमें ना सिर्फ इन स्किल्स पे काम करना पड़ेगा बल्कि इस काम को इज्जत देना पड़ेगी। तो वोट को इज्जत होगी बात ही कह रहा है, इस काम को इज्जत देना पड़ेगी। तो जब तक हम इस काम को इज्जत नहीं देंगे हमारी नौजवान नस्ल को हमेशा ये प्रॉब्लम लगेगा कि मैं एज एन इलेक्ट्रिशियन काम करूं। तो मैं समझता हूं कि जब तक ये सारी नौजवान नस्ल जो है वो काम को आर ना समझे, कोई भी काम है, और वो मेहनत के साथ करे, नेक नियति के साथ करे, इखलास के साथ करे, तो एक इलेक्ट्रिशियन के साथ अपने करियर का आगाज करने से भी के बाद भी वो बेहतरीन तरीके से परफॉर्म कर सकता है। तो कुछ ये माशरती इश्यूज हैं, कुछ हमारे सेल्फ ड्रिवन इश्यूज हैं। मतलब हम खुद ही जहन में एक बात बनाते हैं इलेक्ट्रिशियन की इज्जत नहीं है और साथ ही हमें जवाब मिलता है हाँ वाकई नहीं है तो हमें ये काम नहीं करना। एग्जैक्टली। तो ये दोनों एंगल्स पे देखने की जरूरत है। मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को या अपने सुनने वालों को हमेशा मैं ये कहता हूँ कि मत देखें कि सराउंडिंग में क्या है, मत देखें कि लोग क्या कह रहे हैं। इंपॉर्टेंट ये है कि मुझे ये काम कैसे करना है। इंपॉर्टेंट ये है कि मेरी सक्सेस और मेरे फेलियर का खुदा ना खासा जिम्मेदार मेरे अलावा कोई और नहीं है। ना इमरान खान है, ना हुकूमत है, ना मामला। ऐसे ही है, कोई भी नहीं है। लेकिन सर देखा जाता है कि आजकल जो है नौजवान नस्ल है वो बहुत ज्यादा एक तो तालीम से मुलाजमत तक मेरिट और सिफारिश के झंझट में फंस गई हुई है। तो ये दोनों एलिमेंट जो है, अगर आप मेरिट पे नहीं आ रहे, आप सिफारिश करा के पहुंच जाते हो वहां पर, मुलाजमत भी आप ले लेते हो, आप तालीम के मैदान में ही पहुंच जाते हो। तो इस तरह हम किस तरह अपने नौजवान को तरक्की की राह पर गामजन कर सकते हैं? अच्छा देखिए, मैं इस बात का ना कोई बहुत ज्यादा कायल नहीं हूँ, ये बात बहुत ज्यादा सुनने में मिलती है। अब मैं पिछले 20-22 साल से एजुकेशन की फील्ड में ही हायरिंग कर रहा हूँ, टीचर्स की, प्रिंसिपल्स की। अब मुझे नहीं याद पड़ता कि मैंने आज तक कोई सिफारिश पे कोई भर्ती की हो या किसी को मैंने सिफारिश पे रखा हो। और दूसरी बात यह कि अगर लेट सपोज है भी, फॉर एग्जांपल 100 सीट्स हैं, 100 सीट्स में से अगर 10 लेट सपोज मैं कहता हूँ कि सिफारिश पे या खुदा न खास्ता पैसे दे के, तो 90 तो मेरिट पे आ रही हैं। उन 90 में मैं कहाँ हूँ? देखिए सम टाइम क्या होता है कि 100 अपॉर्चुनिटीज होती हैं और आप जो उसके अंदर अप्लाई करने वाले होते हैं वो 150 होते हैं, तो 50 ड्रॉप होंगे, 100 आ जाएंगे। सम टाइम क्या होता है कि आपके पास अप्लाई करने वाले 200 होते हैं और सीट्स जो है वो 100 होती हैं। तो आपने अपने आप की हिम्मत करके हौसले के साथ उन 100 में आना है ना। आपको दौड़ लगा के उस 100 में आना है। तो मत ये सोचें कि जी सिफारिश पे हो रहे हैं तो होते रहे, आपका इससे क्या कंसर्न है? आप अपने आप को बेहतर प्रूफ करें ना। आपके अंदर इतनी एबिलिटी, इतनी कैपेबिलिटी हो कि वो मजबूर हो जाए कि वो मैं सिफारिश की बजाय मुझे जो है वो बंदा मेरिट पे रखना है। लेकिन अगर हमारे अंदर लकूनाज होते हैं, हमारे अपने अंदर अभी वो 100% परफॉर्मेंस और 100% एबिलिटी नहीं होती, तो हम ये रोना शुरू कर देते हैं मेरी सिफारिशों पे। तो मैं नहीं समझता कि 100% ही सिफारिशों पे हो रहे हैं। 5, 10, 15% अगर हो भी जाते हैं, हो ही तो रहे हैं ना, हो तो रहे हैं, इसलिए तो आवाज निकलती है ना बाहर। अगर 5-10% हो भी जाते हैं, सो व्हाट, इट्स माय लाइफ ना। मुझे ये फोकस करना है। मेरे पास 2 ऑप्शंस हैं। एक ऑप्शन ये है कि मैडम जो है माजरत के साथ खुदा ना खास्ता वो सिफारिश पे हो गई है और मैं ये रोता रहूं, और दूसरा ऑप्शन ये है कि मैं आपसे बेहतर परफॉर्म करने की कोशिश करूं ना। बिल्कुल ऐसे ही है। तो अगर मैं ये रोता रहूंगा तो एंग्जाइटी में मैं ही जाऊंगा, डिप्रेशन में मैं जाऊंगा। नुकसान किसका हो रहा है? मेरी जात का। Exactly. तो मैं ही समझता हूँ कि नौजवानों को
इस जो एक ब्लेम गेम है, अब मुल्क में धजियां उसमें से निकल जाना चाहिए और जो उनके पास अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उन पे फोकस करके बेस्ट ऑफ द बेस्ट परफॉर्म करना। लेकिन सर अगर हुकूमती सतह पर बात की जाए तो हुकूमती सतह पर नौजवानों के लिए प्रोग्राम्स किए जा रहे हैं, लाए जा रहे हैं, डिजाइन किए जा रहे हैं, लेकिन कर्जे दिए जा रहे हैं, स्कॉलरशिप्स दी जा रही है, लेकिन कोई स्किल डेवलपमेंट के लिए कोई काम नहीं किया जा रहा। ठीक बात। हाँ, ये एक बहुत बड़ा गैप है, बहुत बड़ा गैप है। आप हमारे मुल्क का जो एक बेहतरीन सोल्यूशन आ सकता है, वैसे इस पर थोड़ा काम भी गवर्नमेंट ने शुरू किया है, नौजवान रोजगार के नाम से खैर कर्जे भी दिए जा रहे हैं। हमें बहुत ज्यादा फोकस करने की जरूरत है वोकेशनल ट्रेनिंग। बिल्कुल। अच्छा, ना सिर्फ वोकेशनल ट्रेनिंग्स पे फोकस करने की जरूरत है, बल्कि हमें इस बात पे भी फोकस करने की जरूरत है वालिदैन को, तालीमी इदारों को, गवर्नमेंट को, कि छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स जो हैं वो दे के उनको स्टार्ट करवाया जाए। अच्छा, एक छोटी सी एग्जांपल आपके साथ शेयर करता हूँ। आपका कोई छोटा भाई है, बहन है, कोई भी है, और आपके पास फॉर एग्जांपल GLI गाड़ी है, तो आप कभी भी डायरेक्ट उसको GLI गाड़ी नहीं पकड़ाएंगे ना, पहले आप उसको कोशिश करेंगे सुजुकी मेहरान या हल्की फुल्की गाड़ी पे उसकी प्रैक्टिस कराएं। बिल्कुल ऐसे है सर, मतलब स्किल्स डेवलपमेंट हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, बिजनेस करने के लिए वही जरूरी है। हमारे साथ राना अदील मुमताज मौजूद थे, माहिर तालीम थे, और हमें बड़ी अच्छी अच्छी स्किल्स दी हैं उन्होंने। सर मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप हमारे पास यहाँ पर आइए। और जनाब, हम लोगों ने बहुत सारी बातें करनी है और आप तक बहुत सारी और भी चीजें पहुंचानी है, लेकिन इस छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, खुशामदीद टू डागा लाहौर। अभी ब्रेक में ना मैं सोच रही थी कि हम जब बचपन में थे तो हम छोटे छोटे जो रंग बिरंगे चूजे और रंग बिरंगे तोतों से बहुत ज़्यादा खेलते थे और लुत्फ अंदोज भी होते थे, और हम लोग अपने चूजे और तोते लेकर आते थे और रंग बिरंगे होते थे, ग्रीन, येलो, रेड किस्म के, ब्लू। तो अब उनका रिवाज मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा कम हो गया और आज की जो जनरेशन है उनके पास इस तरह के खेल या वो चीज़ें नहीं रही। और हमने ये भी देखा है कि रंग बिरंगे तोते जो हैं वो बहुत कसरत से दिखाई दिया करते थे यहाँ पर, लेकिन अहले लाहौर ने इनकी परवाह नहीं की, हमने इनकी परवाह नहीं की, तो उन्होंने भी लाहौर को खैराबाद कह दिया। ये तो अभी भी खुली फजाओं में खाल खाल दिखाई देते ही रहते हैं, लेकिन तोतों की कुछ ऐसी इकसाम भी हैं जो हमारे यहाँ नहीं पाई जाती। इस वक्त हमारे नुमाइंदे सुहेल कैसर लाहौर चिड़ियाघर में कुछ ऐसे ही खूबसूरत तोतों के साथ मौजूद हैं। आइए तो जरा देखते हैं कि वो इनके बारे में हमें क्या बताएंगे आज। जी सुहेल, बताइएगा। हयात जो है ना, इसमें इंसान की दिलचस्पी बहुत फितरी है, बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि ये इंसान और जंगली हयात दोनों शाना बशाना चलते हैं, और वैसे भी जंगली हयात हमारे इकोसिस्टम के लिए बहुत अहमियत की हामिल होती है और फिर कुदरत का एक खूबसूरत शाहकार भी होता है। इस वक्त हम कुछ थोड़ी सी नई बातें, कुछ थोड़ी सी नई चीज़ें अपने नाजरीन को बताने जा रहे हैं कि जो खूबसूरत तोते, खूबसूरत परिंदे हम टीवी चैनल्स में देखते हैं ना, हमारी भी उन तक किसी हद तक रसाई होगी। जब आप चिड़ियाघर में एंटर होते हैं ना, तो थोड़ा सा ही आगे जाकर आपको एक स्टॉल मिलता है जहाँ रंग बिरंगे तोते लगे हुए दिखाई देते हैं। लोग बाग बड़े शौक़ से आते हैं और इनके साथ तस्वीर बनवाते हैं, क्योंकि ये काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस होता है और काफ़ी अर्सा पहले हमने भी एक्सपीरियंस किया था, आज एक मरतबा फिर मौका मिल रहा है। तो थोड़ी सी खुसूसियत मैं आपको बता दूं कि ये देखें कितना खूबसूरत तोता है। इसके जो नीचे आप येलो कलर देख रहे हैं, सर के ऊपर जो है वो ग्रीन सा कलर है, और ये जो रंगों का इम्तजाज है इसको किस कदर खूबसूरती जो है वो बख्श रहा है। और ये पाकिस्तान में तो खैर बहुत कम देखने को मिलते हैं। इसके साथ साथ ये ऑस्ट्रेलियन तोता मेरे पास है, मैकाओ, बहुत ही मशहूर तोता है ये। मतलब मैकाओ के हवाले से तो ये कहा जाता है जी कि ये दुनिया के खूबसूरत परिंदों में शुमार होता है। और अभी आप देख लीजिए कि सुर्ख रंग और उसके साथ जो इसके पर हैं वो नहीं, मैं आपको कुछ नहीं कह रहा, आप मेरे साथ नाराज़ मत हों। ये देखें ग्रीन कलर के हैं, उसके साथ नीला कलर है, और ये रंगों का ऐसा शानदार इम्तजाज है कि बेसाख्ता कुदरत की इन सनाइयों को खराज तहसीन पेश करने को जी चाहता है। ये काकाटू है,
ये काकाटू ये ज़रा शरारती सा है, क्योंकि जब मैं पिछली दफ़ा आया था तो इसने मेरे साथ काफ़ी शरारतें की थी, लेकिन आज शायद सर्दी से ये दुबका हुआ है, इसलिए बड़े ही आराम से बैठा हुआ है और कुछ शरारत वगैरह नहीं कर रहा, हालांकि हमारी ख्वाहिश थी। इसके अलावा यहाँ पर ब्लैक ईगल भी हैं। तो हमारे साथ नौजवान मौजूद हैं जो ये तमाम सिलसिला चलाते हैं, तो हम उनसे गुफ्तगू करते हैं, कुछ इनकी खसूसियात के बारे में मज़ीद जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आपका नाम क्या है? राना नासिर नाम। राणा साहब, ये थोड़ा सा मुझे बताइएगा इन तोतों की खसूसियात के बारे में। कुछ तो मैंने बता दी, कुछ आप बता दें। ये खसूसियात इनकी ये है, ये बाहर से मंगवाए हैं बच्चों के लिए। बच्चे यहाँ पे जू में इनको देख के, इनको हाथ पे बैठा के एंजॉय करते हैं, बड़ा बच्चे बहुत हैप्पी होते हैं। ऊपर से इनकी बात ये है कि ये नियाब हैं, पाकिस्तान में नहीं पाए जाते हैं। ऊपर ये जो बिलू वाला तोता है, ये बिलू एंड गोल्ड है, ये रेड मकाओ, ये काकाटू, ये अमेरिकन है, वो ऑस्ट्रेलियन है। अच्छा जी, ये हम बच्चों के हवाले से बात कर रहे थे कि बच्चे बहुत खुशी महसूस करते हैं। अभी देखिए एक बड़ा ही प्यारा सा बच्चा, खूबसूरत सा बच्चा, और कोरोना SOPs की भी पूरी पाबंदी कर रहा है, क्योंकि अक्सरियत तो यहाँ हमने जो शायकीन की देखी है वो मास्क के बगैर ही है, लेकिन कोई हैवी नहीं है बेटा। ये तो देखो कितना खूबसूरत है, और इसने पूरी कोरोना SOPs की पाबंदी की हुई है। तो बच्चे मुझे ये बताओ कि आप ये इसको बिठा कर कैसा अच्छा लग रहा है इसको देख कर? अच्छा, बताओ ना कुछ। मुझे मजा आया। आपको कुछ नहीं कहता? आपको कुछ नहीं कहता? आपको तुम्हारा पास क्यों हो रहा है? नहीं, आपके पास नहीं, वो आज कह रहा है कि मुझे पहले बहुत पटाख हमारे साथ बातें कर रहा था, और कह रहा था जी कि मुझे ये इसको बिठाकर मेरे साथ गुफ्तगू कीजिए, लेकिन आप शायद थोड़ा सा शर्मा रहा है। बहरहाल बताना ये मकसूद है कि बच्चे हों या बड़े हों, सबके सब इनसे प्यार करते हैं, यहाँ आकर खुशी महसूस करते हैं। और ये इधर भी एक जोड़ी बैठी हुई है, ये क्या है? ये अफ्रीकन ईगल है, गोल्डन है। ये अफ्रीकन ईगल है। हाँ जी, पाकिस्तान में नहीं। ये पाकिस्तान में नहीं होता। ओके, तो इसकी क्या खुराक है? ये सर चिकन खिलाते हैं, एक दिन छोड़ के एक दिन खिलाते हैं। तो सुबह टाइम डालते हैं और शाम टाइम, फिर एक दिन नागा करते हैं। ज़्यादा खिलाएं फिर उन्हें बीमार हो जाते, भी खाते नहीं। अच्छा, इनको आप चिकन जो है वो डालते हैं, और ये भी देखें क्या नाजरीन इसकी क्या शान है। उसका मतलब बैठने का अंदाज ही ये बता रहा है कि चारों तरफ उसकी गर्दन घूम रही है, और मतलब जिस तरह बहुत एक कोई चौकन्ना जानवर परिंदा नहीं होता, उसी तरह का ये जेस्चर दे रहा है। शायद हम इसके करीब आए हैं तो इसलिए ये कुछ थोड़ा सा चौकन्ना होकर बैठ गया है, लेकिन दूसरा जो है वो काफ़ी रिलैक्स्ड है। उसको पता है कि हमें कोई नुकसान पहुंचने वाला नहीं है, लेकिन इनको देखकर ही इतना खूबसूरत महसूस होता है और इतना अच्छा एहसास होता है। सो जब भी आप कभी लाहौर ज़ू में आए ना, तो इस तरफ का चक्कर भी ज़रूर लगाइएगा। और नासिर भाई से मैं कहूँगा कि थोड़ा सा ये जो मैकाओ या दूसरा काकाटू है, ये मेरे हाथ पर भी बिठाएं, ताकि थोड़ा सा हम इसकी जो फीलिंग्स होती हैं इसको हाथ पर बिठाकर वो महसूस कर सकें। कि बच्चे वगैरह आते हैं तो ये बड़े शौक़ से यहाँ पर तस्वीर बनाते हैं। अभी आप देखिए कि इधर नाजरीन जो शायकीन हैं उनका रश भी लगा हुआ है, वो सारे इन्हीं के साथ तस्वीर बनाने के ख्वाहिशमंद हैं, लेकिन शायद हमारे जाने का इंतज़ार कर रहे हैं। तो ये भी कुदरत की ये देखें कितनी खूबसूरत सनाई है, कितना खूबसूरत शाहकार है। और हम तो हमेशा यही कहते हैं कि इन जंगली हयात को भी जीने का हक़ दीजिए, इनकी हिफाजत कीजिए। ये हमारे लिए बहुत अहमियत के हामिल है। और घरों में आपने जो पेट्स रखे हुए हैं, उस सर्दियों के मौसम में भी उनकी खुसूसी हिफाजत की तरफ ज़रूर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये हमारे शाना बशाना चलते आए हैं हमेशा से, और हमेशा इन्होंने हमारे साथ ही रहना है। जी बेशक सुहेल कैसर साहब, खूबसूरत ये शाहकार है कुदरत का। और हमने देखा और इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा हमने हासिल की कि कितनी इकसाम है तोतों की जिनके बारे में हमें नहीं पता था, और आज हमने देख भी लिया। और अगर आप और ज़्यादा इनके बारे में जानना चाहते हैं, ये तस्वीरें उतरवाना चाहते हैं, तो आज वीकेंड है, तो देर किस बात की है, आप भी जाइए चिड़ियाघर और जाकर इनके साथ तस्वीरें खिंचवाइएगा जनाब। बच्चों को भी लेकर जाइएगा, उनकी भी आउटिंग हो जाएगी। लेकिन कोरोना SOPs का ज़रूर ख्याल रखना है आपने। आज का हमारा वक्त जो है यहीं पे ख़त्म हुआ है। कल नहीं परसों आपको मिलेंगे, और आपने अपना अच्छा सा वीकेंड गुजारना है। परसों आपसे मुलाकात होगी और आपसे पूछूंगी कि आपने वीकेंड कैसा गुजारा है।